In this video, we will continue Geography Class 6 Chapter 5 Major Domain of the Earth. ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थ के डोमेन और उन लिथोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा था. अब इस पार्ट में हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में, अर्थ का जो एक डोमेन है, सेकेंड डोमेन हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब हाइड्रोस्फेयर है क्या? अर्थ हमने पढ़ा था कि सपोज हमारा अर्थ की सरफेस है. अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, लाइक वाटर के फॉर्म में, सॉरी ओशंस के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, आइस इन ग्लेशियर्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में, एंड वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर के फॉर्म में वाटर्स प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस पे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, एंड ओशंस के फॉर्म में, रिवर, चीज, सारा जिस फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है. इनसे ही हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट है, या इन्हीं को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. दिस इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर. अब अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. क्यों? बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है उसमें मैक्सिमम 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. 71% अर्थ का सरफेस है कवर्ड है वाटर से. अब सपोज हमने लास्ट लिथोस्फीयर में जब पढ़ा था तो उसमें से 29% लैंड से कवर है. तो लैंड एरिया तो कम है, वाटर एरिया ज्यादा है, 71, इसका डबल है, डबल से भी ज्यादा है. तो 71% कवर करता है. अब अब इस वजह से अर्थ के सरफेस को जब स्काई से देखते हैं तो वो भी ब्लू ब्लू सा दिखता है. ये भी कॉजेज है. अब हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर. हाइड्रोस्फेयर के किस किस फॉर्म में? तो मैंने बताया कि अर्थ के सरफेस पे जब वाटर, ओशंस, इन्हीं चीजों से का हाइड्रोस्फेयर को, इन सारी चीजों को मिलाकर के हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट बना है. ओशंस का ओशन वाटर, रिवर वाटर, लेक्स में जो वाटर्स है, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड के अंदर, ग्राउंड अर्थ के सरफेस के अंदर जो वाटर है, दैट वाटर ऑल्सो, एंड देन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, इन्हीं से मिलकर हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट होता है. तो अब कंसिस्ट होता है, एंड ये आज सारे ही मिलकर के हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं. अब 97% ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस का, अब ये 71% तो वाटर के फॉर्म में है, वाटर है, वाटर एरिया है 71%. इन 71 को हम 100% में, जब हम परसेंटेज में करते हैं, परसेंटेज निकालना होता है किसी इसके में, तो हम 100% में मान लेते हैं. सपोज अब 100% का, हमने 5 मेजर ओशंस पढ़े थे इंट्रोडक्शन पार्ट में. तो ये जो 100% में से 97% जो वाटर है, 97, ये ओशंस के फॉर्म में, ओशंस के फॉर्म में है. और ये 5 मेजर ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं. अब ये जो वाटर है, 97% अर्थ के सरफेस का जो वाटर है, जो ओशंस के फॉर्म है, दैट इज वेरी सॉल्टी, एंड ह्यूमंस कांट यूज दिस. दैट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. ये ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज्यादा सॉल्टी है. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडरग्राउंड, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन यूज. अब यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है. ये अर्थ है हमारा, सपोज. हाँ, यहाँ एक डायग्राम दे रखा है कि जिसमें बता रखा है कि 97.2% जो है ये ओशंस में है. ओशंस में, इनमें है 97.2 ओशंस में. सिर्फ 0.03% फ्रेश वाटर है. मीन्स फ्रेश वाटर का अमाउंट कितना लो है? 0.03%. एंड स्टोर इन द आइस शीट में 2.8, जो आइस शीट में है, ग्लेशियर माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स हैं उनके फॉर्म में है, और ग्राउंड वाटर में है. मीन्स फ्रेश वाटर जो है रिवर्स में और इनमें, तो ये 0.03% है. और ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स के ऊपर जो आइस शीट्स हैं, तो यहाँ पे स्टोर इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर में 2.8% है. अब सोचो कि हमारे फ्रेश वाटर कितना कम है. उसके बाद भी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इनका एक्सप्लॉइट हम कर रहे हैं. डे टू डे ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन के, ह्यूमन के ओवर यूज की वजह से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है. क्योंकि मैक्सिमम वाटर तो ओशंस के फॉर्म में है, और जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, फ्रेश वाटर है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं वाटर की शॉर्टेज की वजह से. हम आज के आए दिन कहीं ना कहीं वाटर की शॉर्टेज का सुनते रहते हैं. ये ह्यूमन एक्टिविटी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और भी बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि फ्रेश वाटर की कमी के मेन कॉजेज हैं.
अब नेक्स्ट है, ये यहाँ पे हम एक मैप है वर्ल्ड का, इसमें इसके थ्रू हम अब पढ़े ना कि हमने लोगों ने ओशंस के बारे में पढ़ा, ओशंस क्या है। तो 5 ओशंस है। तो फर्स्ट ओशन है हमारा सबसे लार्जेस्ट, पैसिफिक ओशन, जो कि इन एरियाज को कवर करता है। पैसिफिक ओशन ये एक रिंग फायर, एक सर्कुलर शेप में, पैसिफिक ओशन जो है एक सर्कुलर शेप में है। अब ये देखिए, ये हमने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि ये 4 लैंड मासेस को इसके इस साइड में, ईस्ट वेस्ट साइड में, इस साइड में एशिया कॉन्टिनेंट, एंड इसकी जब में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इस साइड से, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया से, और इस साइड से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से ये कवर्ड है। और ये एक सर्कुलर शेप में है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी फॉर्म करता है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इसकी वजह से वॉल्केनो, इस एरिया में वॉल्केनो भी आते हैं बहुत। और एक हमने पढ़ा था अभी कि मैरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड डीपेस्ट डेप्थ, मतलब डीपेस्ट जो पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच, वो पैसिफिक, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, आप पढ़ उसको वॉच कर सकते हैं, कि वर्ल्ड डीपेस्ट मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में ही है। और सपोज अर्थ के सरफेस या सी लेवल से वो 11,000 11,000 11,022 मीटर्स है। और हमारा सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने पढ़ा था 8,850 अप्रोक्स, मान लो 48 काफी जगह मिलेगा, काफी जगह 50 मिलेगा, 8,850 मीटर्स है। तो डेप्थ ज्यादा है, तो ये पैसिफिक ओशन में ही मैरियाना ट्रेंच है। अब यहाँ पर ये एक सबसे लार्जेस्ट ओशन, ये अर्थ के सरफेस का, सॉरी अर्थ के सरफेस का नहीं, अर्थ के सरफेस पे जो हाइड्रोस्फेयर है, उस हाइड्रोस्फेयर का 71% का, सपोज 71% वाटर है। अब 71% का को अगर 100% में काउंट करें, तो उसमें से ये 1/3 है, 1/3 वाटर बॉडीज का, 1/3 सिर्फ पैसिफिक ओशन में है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज जस्ट लाइक अल्फाबेट्स का एस लेटर होता है ना, इसकी तरह एस लेटर को फॉर्म करता है अटलांटिक ओशन। ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज्यादा, ये ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये इस साइड से, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, ये नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और दिस साइड यूरोप कॉन्टिनेंट से, एंड दिस साइड मीन्स ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और वेस्ट साइड में, ये इसका वेस्ट एरिया, वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से बाउंडेड है, मीन्स कवर है। अब ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि जिसकी पोर्ट है ना, ये एक परफेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो कोस्टल एरिया है अटलांटिक ओशन का, जो ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, ये एक परफेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर एंड इंडेंटेड है। इरेगुलर मीन्स अनइवन है, कहीं भी एक जैसा नहीं है, कहीं उबड़ है, कभी ऐसे, मतलब अप एंड डाउन इसमें है, इरेगुलर शेप में है, एक जैसे नहीं है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, इनके पूरे इरेगुलर शेप में, और इंडेंटेड लाइक, ये ऐसे है, लाइक आपने मोटे वाले कॉम देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे शेप में होते हैं, तो इनके ऐसे निकले हुए हैं, तो ऐसे इस टाइप्स के इंडेंटेड है। तो यहाँ जब पोर्ट या बड़े बड़े शिप आते हैं, तो यहाँ पे इजिली वो रुक जाते हैं। ये परफेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं शिप के रुकने के लिए, और फिर से वो इजिली यहाँ से निकल भी जाते हैं। तो इसलिए इरेगुलर इंडेंटेड शिप की वजह से ये परफेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं शिप को, और वहां से ये इस वजह से यहाँ पे मतलब गुड्स का बहुत बहुत ज्यादा फ्लो होता है। ये सबसे बिजी ओशन है, सारे ओशन के कंपैरिजन सबसे बिजिएस्ट ओशन है। यूरोप कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ में लैंड मासेस से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कॉन्टिनेंट। ये थर्ड है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप में, अब ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है, लाइक इसके नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडियन ओशन के नॉर्थ डायरेक्शन में एशिया कॉन्टिनेंट, इसके ईस्ट डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसका ये बहुत, जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन्स है वो बहुत ही
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे इस साइड में अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इसको अटलांटिक ओशन भी यहाँ भी है, और इसके जस्ट इस साइड में सदर्न ओशन है। मीन्स फोर ओशंस, फाइव ओशंस पड़ा, पैसिफिक, अटलांटिक, एंड दिस इज सदर्न ओशन, एंड दिस इज इंडियन ओशन, आर्कटिक पोल्स, पोल्स के साइड में आर्कटिक ओशन, ये फाइव ओशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, मतलब यहाँ पैसिफिक ओशंस का जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये इसकी ये सर्कुलर शेप में, पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप, वन थर्ड एरिया कवर करता है पैसिफिक ओशन, प्लस ये रिंग ऑफ फायर है इसके। तो ये पैसिफिक ऑफ मैरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच है यहाँ पर। तो ये पैसिफिक पैसिफिक ओशन जो कि वो लार्जेस्ट ओशन है। अब सेकेंड है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक अटलांटिक ओशन का भी पढ़ा था कि ये एस शेप फॉर्म करता है, एस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इस साइड से, वेस्ट साइड से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से कवर्ड है, एंड देन वेस्टर्न साइड से यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका से कवर्ड है, ईस्टर्न साइड पे यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, अफ्रीका से ईस्ट साइड में अफ्रीका से कवर्ड है। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, सेम मैंने बोला था कि इंडेंटेड है इसके, एंड इरेगुलर्स भी है, इंडेंटेड के साथ साथ इरेगुलर है, एंड इस वजह से कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए एक आइडियल कंडीशन या आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, क्योंकि पोर्ट्स को आने और जाने में ये बहुत आइडियल कंडीशन, आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है। अब थर्ड है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन, इंडिया इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि इंडिया के नाम पर है, एंड दैट इज इंडिया। शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, मैंने अभी वीडियो में आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया था कि ये ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्थ साउथ में एशिया से, एंड वेस्ट साइड में अफ्रीका से बाउंडेड है, तो इसलिए ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है। इन द नॉर्थ बाय द सी। अब सदर्न ओशन, सदर्न ओशन इज इनरिच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, मीन सदर्न ओशन जो है अंटार्कटिका encircles है, encircle of continent of Antarctica से, and extend northward to the 60 डिग्री साउथ टू द लैटिट्यूड। अब यहाँ पे कि साउदर्न ओशंस आपको अंटार्कटिका से सर्कल्ड है, और इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंड है नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड से साउथ में है। एंड लास्ट आर्कटिक ओशन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल पे है, सदर्न ओशन साउथ पोल्स के साइड में, ये नॉर्थ पोल्स के साइड में। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के अंदर ही है, एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के साइड में। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैडो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अब ये क्वेश्चंस कभी कभी पीसेस में, आईएएस बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं, ये जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में भी। इट इज कनेक्टेड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैडो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी का क्वेश्चन आ जाता है कि पैसिफिक ओशन को एक नैरो स्ट्रेच के थ्रू कनेक्ट है, वो टू द, तो इट इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, and it is bounded by northern coast of North America and Eurasia. नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से बाउंडेड है। मीन्स अगर आर्कटिक ओशंस की लोकेशन देखो ना, तो उसके थ्रू आप बहुत इजीली बताओ कि पैसिफिक ओशन में ये अटैच करती है। इट इज कनेक्टेड, आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेट से, जिसको कि बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट क्या है, आप रिकॉल करो, ये फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत क्लियर समझाया था कि स्ट्रेट्स क्या हैं। अब उसके लिए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर का हमें पता है कि सपोज हमारा अर्थ है,
इस अर्थ के चारों साइड में, अर्थ के चारों साइड में एक थिन लेयर ऑफ एयर है। थिन लेयर ऑफ एयर है, या बोल सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर है, या एयर की एक लेयर है, एंड दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. This thin blanket of air is third important domain of the earth is atmosphere. अब थर्ड डोमेन अर्थ का एटमॉस्फेयर है। टू डोमेन्स हमने जो पढ़ा था अर्थ का, वो अर्थ के सरफेस पे थे, लिथोस्फेयर, लिथोस प्लस हाइड्रो, ये दोनों अर्थ के सरफेस पे थे। अब ये जो थर्ड डोमेन है अर्थ के सरफेस का, अर्थ का, ये अर्थ के सराउंडेड है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। अर्थ जो है एक सराउंडेड है एक लेयर से, एक लेयर से। वो किस चीज की बनी है लेयर? गैसेस से बनी है। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस विच इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो लेयर, गैस, गैसेस की लेयर इज नोन एज, सराउंडेड है अर्थ के साइड में चारों तरफ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब ये जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है या लेयर ऑफ एयर है, इज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट्स के लिए, जिसपे हम रहते हैं, ह्यूमन के लिए। विदाउट एयर, जहाँ एयर पॉसिबल नहीं है वहाँ ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इट प्रोवाइड अस द एयर। अभी जो ये एटमॉस्फेयर है, ये हमें एयर ब्रीदिंग के अलावा ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो हैं, जो अर्थ की सरफेस पे आती हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। सपोज सन की अल्ट्रा वायलेट रेजेस आ रही है, तो जो अर्थ के सराउंडेड में थिन लेयर ऑफ एयर है या ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो कि सन सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आ रही हैं, उनको वो वहीं प्रोटेक्ट, वहीं स्टॉप कर देती है। और ओजोन लेयर है, क्योंकि सन यहाँ अर्थ के सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है, या इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, 5 लेयर्स है। और इन 5 लेयर्स में ओजोन लेयर भी है, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेजेस को प्रोटेक्ट कर, वहीं स्टॉप कर दे, रोक देती है, जो हार्मफुल होते हैं, और अर्थ के सरफेस पे उतना ही लाइट आने देती है जो कि ह्यूमंस के लिए सही होते हैं। अब अल्ट्रा ओजोन लेयर में भी डिप्रेशंस हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी और भी टाइप की डिप्रेशंस हो रहे हैं। तो इसलिए सन की अल्ट्रा वायलेट रेजेस को अर्थ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट नहीं, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट नहीं कर पा, रोक नहीं पा रहा, और अर्थ के सरफेस पे आ रहा है आजकल। इसीलिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीजेस भी, स्किन डिजीजेस भी क्रिएट हो रही है। तो अब जो एटमॉस्फेयर है, ये केवल हमें ब्रीदिंग के लिए एयर ही नहीं प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेजेस, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेजेस। सन की हार्मफुल इफेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, से भी प्रोटेक्ट करता है। सन के हार्मफुल रेजेस हैं, उनको स्टॉप कर देता है एटमॉस्फेयर। तो इस वो हमारे सरफेस तक नहीं आती, इस वजह से ये हमें ह्यूमंस को या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। अब इनकी जो हाइट है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे दे रखा है कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 7 में पढ़ोगे। अब ये सबसे जो जो हमें दिखता है, या हमारे सबसे लोअर एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे का जो लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, और इसका जो एटमॉस्फेयर का एक्सटेंड है 1600 किलोमीटर्स तक। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू द 5 लेयर बेस्ड ऑन ये कंपोजिशन। ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशंस, टेम्परेचर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज। अदर प्रॉपर्टीज की बेस पे ये 5 लेयर में डिवाइड। कॉम्पोजिशंस कितने हैं, उनका कैसे, इनको कैसे बने हैं, इनका स्ट्रक्चर, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, और प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट हो जाए, जो अर्थ के सरफेस सबसे नीचे का लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। देन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर थर्ड
मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। मीन्स 1600 किलोमीटर, पूरा पूरा टोटल इनका जो एक्सटेंड है एटमॉस्फेयर का 1600 किलोमीटर है। एटमॉस्फेयर, अर्थ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सपोज अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एक लेयर ऑफ गैसेस है, दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। ये 299% में टू मेन गैसेस है, नाइट्रोजन N2, एंड जो कि 78% है परसेंट, एंड ऑक्सीजन 21%। अब इन दो गैसेस ही 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, ये दो गैसें पूरे एटमॉस्फेयर का 99% कवर करती हैं। 1% में अदर गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% में, जो कि सिर्फ 1% में अदर गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है और अदर गैसेस है, नियॉन है। तब इन कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि ह्यूमंस को, ह्यूमन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो इट इज ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है ब्रीथ ऑफ लाइफ, लाइफ का जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइल नाइट्रोजन हेल्प द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि ह्यूमन रिलीज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं अर्थ के थ्रू, जो सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ के थ्रू जो सन की हीट जब आती है अर्थ के सरफेस पे, तो ये अर्थ की जो सरफेस है ये कुछ हीट को ना ट्रैप कर लेती है। जब ट्रैप करती है तो नाइट टाइम में ये धीरे धीरे, जब ये ठंड, डे टाइम में तो ये टेम्परेचर ट्रैप करती है, हीट को ट्रैप करती है, और नाइट टाइम में ये टेम्परेचर हीट को रिलीज करती है। जब ये रिलीज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं ये इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इसकी वजह से नाइट टाइम में भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में है। इट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, अर्थ के थ्रू जो हीट रेडिएट की जाती है उसको ऑब्जर्व ट्रैप कर लेती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इसलिए अर्थ प्लैनेट को ये वार्म रखती है नाइट टाइम में, मतलब ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसमें सनलाइट की नीड के साथ साथ CO2 की भी, 6 CO2H12O6, मतलब मीन्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ में CO2 का बहुत ही एसेंशियल, मतलब ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी विद द हाइट। अब हमने पढ़ा था कि जैसे सपोज ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, डेंसिटी एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो लेयर है इसमें वेरी करता है हाइट के साथ, इनकी डेंसिटी में चेंजेस आते रहते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में। अब द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। सपोज हमारा ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट, 5 3 4 5 5 लेयर है। अब इन 5 ये लेयर, तो इनमें एटमॉस्फेयर कि इन लेयर्स में ना डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है हाइट पे। जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी इनमें डेंसिटी में चेंजेस आते रहेंगे। मीन्स हर लेयर्स में डेंसिटी चेंज होगी। अब डेंसिटी है क्या? तो डेंसिटी मीन्स किसी भी चीज को अगर आपको इजी वे में समझना है तो एक कॉटन लेना, एक बॉल लेना, आपके किसकी डेंसिटी कम, जा आपके अकॉर्डिंग किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो ऑफकोर्स बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा वैसे डेंसिटी ज्यादा होगी। और यहाँ जिसका कॉटन एज अ कम, मतलब डेंस कम होगा, बॉल ज्यादा डेंस होगा। अब इसके लिए कि डेंसिटी को देखने के लिए यहाँ पे भी बोला है कि सी लेवल पे सबसे ज्यादा डेंस होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा। अब क्या है, क्योंकि सी लेवल का जो वाटर है या ओशन वाटर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सलाइन होते हैं, सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से सी लेवल पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है
हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेन एरिया पे जाते रहते हैं, डेंसिटी कम होती जाती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, लाइक डिक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी को देखने के लिए 2 ग्लास लेना आप, एक ग्लास, दोनों ग्लास में नॉर्मल वाटर फिल करना, और एक में ना सॉल्ट, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देना, थोड़ा सॉल्ट ऐड करना, एक में सॉल्ट नहीं ऐड करना, एक में नॉर्मल रखना, एक में नॉर्मल वाटर में सॉल्ट ऐड करना। जब और यहाँ पे जब आप एक लेमन लेकर के जब आप इसमें लेमन पुट करोगे तो ये फ्लोट, ये इसमें यहाँ डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। और जब इसी सलाइन वाटर में जिसमें नमक ऐड किया था उस वाले ग्लास में अगर लेमन को डालोगे ना तो वो फ्लोट करने लगेगा। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीजों को ऊपर रखेगा, और जिसकी कम होगी वो नीचे कम होगी वो। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सी वाटर बहुत ज्यादा सलाइन है, इस वजह से वहां पे, और टेम्परेचर भी है, तो ये दो फैक्टर, टेम्परेचर और सैलिनिटी, सी लेवल पे या ओशन में सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं, और इस वजह से सी लेवल पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। जैसे हाइट बढ़ी, डेंसिटी कम हुई, अब जैसे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है हायर एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेयर के जब हायर एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, माउंटेन एरियाज पे जाते हैं, तो वहाँ डेंसिटी कम होती जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो मूवीज में भी तो उसमें ना जब क्लाइंबर होते हैं, जब जो माउंटेन पे जाते हैं, तो वो अपने साथ एक गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड पे जाने पे डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी में कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए जितने माउंटेनर्स होते हैं वो जब भी माउंटेन पे जाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि ऑक्सीजन की एयर की डेंसिटी कम होगी, इस वजह से वो कैरी करते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, लाइक जो माउंट एवरेस्ट पे या केटू पे, काराकोरम पे, इन पे जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अप अपवर्ड्स। अब हमें पता है कि जो अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे हम माउंटेन एरियाज पे जाते हैं, टेम्परेचर भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है एज वी गो अप, मीन दो टेम्परेचर भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा। द एटमोसफेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। अब जो हमारा अर्थ, सपोज हमने पढ़ा था कि हम ये एटमोसफेयर का लेयर है, ये हमारा अर्थ है, तो एटमोसफेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, अर्थ पर। एंड दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज ये एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। अब ये भी जितने प्रेशर लगाती है हर जगह पे चेंजेस हैं, इनमें चेंजेस हैं। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया एक्सपीरियंस लो प्रेशर। अब कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है, कुछ एरिया में लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर हमें पता है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर, सन की रेजेस डायरेक्टली पड़ती हैं, टेम्परेचर वहां ज्यादा होता है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हमेशा ये अपोजिट वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर मीन्स जहां टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब सन की रेजेस, मान लो ये सन है, ये सन की रेजेस अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं, तो वहां पे ना जो वहां का सरफेस एरिया होता है वो वार्म अप होके, वहां पे वाटर वेपर्स होते हैं, वो वार्म अप होके ऊपर की तरफ उठते हैं। क्योंकि हॉट, जब भी जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ऊपर, जो भी डेंस एयर होगा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करता है, और फिर से वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करता है। फिर से ये एक, आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे कन्वेंशनल फोर्स के बारे में, तो ये यहाँ से फिर से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर, वहाँ मूव करते हुए यहाँ जाएंगे, फिर से यहाँ से यहाँ लो प्रेशर, यहाँ जब हाई प्रेशर था अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर के पास, ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ एयर डेंस हुई और ऊपर की तरफ मूव की, फिर से इस एरिया में नीचे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर से यहाँ से ये मूव एयर इधर की तरफ मूव कर देती है। तो एक ये भी यहाँ समझ रहे, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब मूविंग एयर जो होती है, जो एयर कंटिन्यू फ्लो करती रहती है पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, ये विंड होती है। अब ये एयर ना हमेशा हाई प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ही फ्लो करती है,
एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। लो प्रेशर प्रेशर बेल्ट के बारे में आप क्लास 7th में स्पेशली एयर वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे, अभी बस यहाँ जो आपकी बुक्स में है उतना पढ़ते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे भी देखिए पहले क्या है, विंड क्या है, व्हाट इज विंड, मूविंग एयर, कोई भी एयर जो मूव कर रही है दैट इज विंड, हवा है। हवा जो कोई भी एयर मूव कर रही है, मूविंग एयर, एनी मूविंग एयर, दैट इज विंड। अब एयर का जो डायरेक्शन है ना, ये हमेशा हाई प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में ही मूव करती है, मतलब ये डायरेक्शन इसका फिक्स रहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूव करती है विंड, एयर एयर जो भी एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की एरिया से मूव करती है दैट इज विंड। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ, द डोमेन ऑफ लाइफ, मीन्स जहाँ पे ये थ्री, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर जहाँ इंट्रैक्ट करते हैं, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जहाँ ये दोनों इंट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जिस एरिया में ये तीनों एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, मर्ज होते हैं, मीट करते हैं, वहां पर बायोस्फीयर फॉर्म होता है। मीन्स लैंड, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे अगर इसको हम बड़ा कर ले कि लैंड, वाटर एंड एयर, जहां ये इंट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पर बायोस्फीयर फॉर्म होगा। अब बायोस्फीयर कोई डोमेन ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ को सरवाइव के लिए एयर, लैंड एंड वाटर ये तीनों जरूरी हैं। अब बायोस्फीयर है क्या, तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन, बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर भी बहुत वाइड है, लिथोस्फेयर भी बहुत वाइड है एंड हाइड्रोस्फेयर भी बहुत वाइड है, तो जहां पे तीनों इंट्रैक्ट करते हैं वहां पर बायोस्फीयर फॉर्म होता है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, कॉन्टैक्ट करता है बिटवीन लैंड के बीच में। अब ये वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, मीन्स ये तीन जो हमने लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं वहाँ एक नैरो जोन फॉर्म कर देता है एंड एक एरिया फॉर्म कर देता है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब इस ये जो जोन है बायोस्फीयर है, इट इज द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक, अभी जो भी रिसर्च के, कि जहाँ पे ये तीनों एयर भी है, लैंड है एंड वाटर है, इस वजह से लाइफ यूनिक है, इस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट। देर आर सेवरल, बहुत सारे और भी। अब ये सेवरल, ये पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। इस मैप में, मैप नहीं है ये पिक्चर है, अर्थ का एक बायोस्फीयर का पिक्चर है, कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, अर्थ, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, फीचर्स हैं, लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर में भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं सब जगह। और अब अगर हमने ये देखा था ना, ये जब पढ़ा था कि सी लेवल को ही, सी लेवल पे ही, सी लेवल जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है, सी लेवल या ओशन वाटर को ही हम, वाटर पे डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है, और सी लेवल को ही हम जीरो को बेस लेवल क्यों मानते हैं। अब सी लेवल को हम बेस लेवल भी इसलिए ही मानते हैं क्योंकि लैंड, लैंड पे जो लैंड एरिया है वहां पे ना डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, कहीं एल्टीट्यूड मतलब बहुत हायर एल्टीट्यूड है, माउंटेन्स है, लाइक कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन एरियाज हैं, मीन्स एक जैसा फीचर्स नहीं है। इसलिए हमने सी लेवल को ही बेस लेवल माना था, क्योंकि सी का जो फ्लो है, सी के में वाटर फ्लो कंटिन्यू होता रहता है, और हर जगह वाटर लेवल एक जैसा है वहां पे, क्योंकि सारे ओशंस एंड सी एक दूसरे से कनेक्ट, सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम सी लेवल को बेस लेवल मानते हैं। अब ये ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर, सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन को इंक्लूड करके ये सारे लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ईच अदर, लिंक टू ईच अदर एंड बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। एंड बायोस्फीयर ये जहाँ लिंक्ड एक दूसरे से लिंक होते हैं वो बायोस्फीयर फॉर्म होता है, बायोस्फीयर फॉर्म होता है, और ये बायोस्फीयर फॉर्म किया, और ये एक दूसरे से यहाँ इंटरेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल।
The organism that in the biosphere may broadly be divided into two categories. अब जो ऑर्गेनिज्म हैं बायोस्फीयर्स में यहाँ पर इनको ब्रॉडली ऑर्गेनिज्म जो इनको ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू, अब फर्स्ट है प्लांट किंगडम एंड सेकंड है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। अब थर्ड सेकेंड है यहाँ पर कि द थ्री मेन डोमेन्स, अब हमने थ्री मेन डोमेन ऑफ द अर्थ पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। थ्री मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये भी इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ये बायोस्फेयर में सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, सेम ऐसे ही जो डोमेन ऑफ द अर्थ है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये भी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर्स। एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं और दूसरे वे में सब एक दूसरे से सभी को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो हम कटिंग करते हैं फॉरेस्ट का फॉर फुलफिलिंग आर नीड ऑफ वुड्स। अपने सपोज घर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करने हैं तो उसमें हमें वुड की नीड है। अब वुड की नीड हम क्या करेंगे, प्लांट्स को कट करके करेंगे, फॉरेस्ट को कटिंग करके करेंगे। और क्लियरिंग लैंड, उसको लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हम लैंड को क्लियर करते हैं। ये मेन लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल। ये इसकी वजह हम किसी भी एरिया के जो ट्रीज फॉरेस्ट एरिया हैं उनके फॉरेस्ट को कट कर देंगे, ट्रीज को कट कर देंगे, तो वहाँ और लैंड को क्लीन करेंगे फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो वहाँ का जो लैंड सॉइल, उस लैंड का जो सॉइल है वो बहुत जल्दी रिमूव होगा, मतलब वहाँ से इरोजन्स होंगे। अब इसकी वजह से वहाँ सॉइल डिग्रेडेशंस होते हैं। सिमिलरली द अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। ये तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया गया है, तो और फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड को डिफॉरेस्ट किया गया है, मीन्स लैंड को क्लीन किया गया है, क्लियरिंग ऑल लैंड। सिमिलरली नेचुरल ह्यूमन, ये ह्यूमन एक्टिविटी थी। अब यह नेचुरल एक्टिविटीज क्लैमिटीज की वजह से भी अब ये नेचुरल क्लैमिटीज क्या हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, अदर भी है। तो अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं, अर्थक्वेक की वजह से भी अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सबमर्जेंस ऑफ लैंड, लैंड का सबमर्जेंस हो जाता है समटाइम, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज अंडर द वाटर। जब सुनामी आया था 2000, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरियाज थे, स्पेशली जो आइलैंड्स थे इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार, उसका कुछ एरिया वाटर में सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। Discharge of water, waste material into the lakes and river makes the water unsuitable for human use. अब सपोज ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है रैपिड। अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ से ऐसा डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है। अब जब सप्लाई नहीं हो रही है तो और भी हम तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंड को क्लीन कर रहे हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जब ये प्रोडक्शंस करते हैं तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं या डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको हम उनको अच्छे से कंपोज नहीं करते हैं, तो उनको कहीं भी फेंक देना, जैसे स्पेशली लेक्स में, वाटर बॉडीज में, अंडर वाटर्स या वाटर्स के अंदर फेंक देना। आप देखते होगे ना बहुत सारा, अब दिल्ली में ही एग्जांपल, जैसे कि जितने भी ड्रेनेज वाटर हैं स्पेशली यमुना में डाले जाते हैं, तो इतना यमुना का पानी इतना ज़्यादा गंदा लगता है कि वहाँ पे पैर डालने की भी हिम्मत नहीं होती है कि पैर उसमें अपना डिप करके अच्छे से आप बात कर लो। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल है उनको रिवर्स में, लेक्स में फेंक दिए जाते हैं, जिससे वहाँ का जो वाटर होता है, लेक्स या रिवर का वाटर होता है, अनसुटेबल हो जाता है फॉर ह्यूमन यूज। अब इसकी वजह से ये क्या करते हैं, लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ को भी डैमेज करते हैं। अब सपोज रिवर्स में हम डैमेज डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल को डालते हैं तो उसमें जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, और भी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी लाइफ को भी ये किसी न किसी तरीके से फॉर्म मतलब डैमेज करती हैं। और उन या सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसके आसपास की जा रही है तो उन वाटर को यूज करें, केमिकल्स वाटर को, तो उसकी वजह से भी ह्यूमन लाइफ भी अफेक्टेड होता है।
उन फिश है या कुछ भी अदर, तो कहीं ना ही सब चीजें एक दूसरे से, फूड सर्कल आपने पढ़ा होगा, तो फिश को ह्यूमन भी खाते हैं, तो वो अगर फिश वो डर्टी वाटर से या अनसुटेबल वाटर से निकाले दिए जा रहे हैं तो वो ह्यूमन पे भी तो इफेक्ट करेंगे। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, thermal power plants and vehicles pollute the air। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशंस तो पढ़े होंगे आपने छोटे क्लासेस में, कि अब बहुत सारे पॉल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें इंडस्ट्री से निकलने वाले इमिशंस, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं, व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूट द एयर, एयर को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, मतलब जो कि बहुत कम अमाउंट में है, क्योंकि 99% टू मेजर गैसेस ले लेती हैं, अब सिर्फ ये 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड हीलियम अदर गैसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, अब अगर CO2 का लेवल इंक्रीज होता है तो इट्स लीड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए अगर कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर ग्लोबल CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, आइस आइस जो आइस कैप्स हैं ये भी मेल्ट होंगे, इसकी वजह से ओशन का आइस कैप मेल्ट होंगे या ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो ओशन से सी वाटर का लेवल बढ़ेगा, सी वाटर का लेवल बढ़ेगा तो अदर लाइफ भी इससे इफेक्टेड होगी। तो CO2 लेड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, टेम्परेचर को पहले के टाइम में टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता था नॉर्मल, बट आज ग्लोबल CO2 के लेवल इंक्रीज होने से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आ गया, इट इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल का टेम्परेचर, वर्ल्ड में टेम्परेचर, ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। दिस दे इज अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स, अब हमें इन रिसोर्सेज का बहुत लिमिट में यूज कर, नीड टू जहाँ जब जरूरत हो, नीड हो, तभी हमें लिमिट में यूज करना है। द ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड देन हाइड्रोस्फेयर, जिससे कि ये जिस डोमेन अर्थ के जो डोमेन है, 3 मेजर डोमेन है जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, जहाँ तीनों मिलकर के इंटरेक्ट करके बायोस्फेयर फॉर्म करते हैं, वहां पर बैलेंस, नेचर का बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। सपोज यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा लिथोस्फेयर लैंड का यूज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट तरीके से करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर भी अफेक्टेड होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम एयर का यूज, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 का लेवल बढ़ता है तो इस लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर अफेक्टेड होता है। सेम ऐसे ही वाटर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, मीन्स ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर हम किसी का बैलेंस तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए नीड है कि हम लिमिट में इन रिसोर्सेज का यूज करें और मेंटेन करके नेचर में जो नेचर के बैलेंस को मेंटेन करके रखें, जिससे और ये हम एक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें इन रिसोर्सेज का, जिससे आने वाले जनरेशन्स को भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत तरीके के इम्प्लीकेशन, बहुत सारे तरीके की स्कीम चलाती है, जैसे वाटर कंजर्वेशन प्लस फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बहुत सारे एकदम एक फिक्स कर रहे कि इतना अमाउंट में फॉरेस्ट होना जरूरी है, इतने अमाउंट में वाटर का मीन्स हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे एक्शन लेती है, बट इसके लिए हमें भी अवेयर होना पड़ेगा कि हम इन सब चीज़ों का एक एक्सेस से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करें।